तो फ्रेंड्स, आप हैं उद्यन एडुका पे और आज हम लोग पढ़ेंगे नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं 12th क्लास बिहार बोर्ड रेनबो पार्ट 2 इसकी एक कविता है। कुछ पोएम्स को मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है। काफ़ी समय के बाद मैं इस पे आया हूँ और उम्मीद करता हूँ सभी वीडियोज़ आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा पूरे सिलेबस का। आते हैं सीधे चैप्टर पे। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है एग्जाम का पैटर्न जो है, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, वहाँ पे ज़रूरी हो गया है कि काफ़ी डिटेल में हम हर एक चीज़ों को जानें चैप्टर्स के बारे में। हम प्रयास करेंगे कि पूरे चैप्टर के हर एक चीज़ों को इसमें लें। ओके, इस पोएम को लिखा है W.H. ऑडेन ने। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है W.H. ऑडेन महोदय हैं, इन्होंने ही लिखा है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। अबाउट पोएट जानते हैं हम लोग। अबाउट पोएट इट मीन्स जो W.H. ऑडेन हैं उनके बारे में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इसे आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें से कई चीज़ें ऑब्जेक्टिव्स में आ जाती हैं। इनका पूरा नाम हुआ विंस्टन ह्यूज ऑडेन। जन्म हुआ था 1907 में और 1973 में इनकी मृत्यु हो गई थी। Who won the Pulitzer Prize in 1948 for his collection The Age of Anxiety, was a versatile and intellectually vigorous poet, verse dramatist, critic, translator and editor. तो ये जो विंस्टन ह्यूज ऑडेन हैं, इनको पुलित्जर प्राइज मिला था। इनको पुलित्जर प्राइज मिला था और किस लिए मिला था? तो इनकी एक किताब थी द एज ऑफ एंजाइटी। इसी किताब के लिए, इसी पुस्तक के लिए इनको पुलित्जर प्राइज मिला था। और ये एक काफ़ी सम्मानित और काफ़ी स्टैब्लिश, एक प्रतिष्ठित जो है सो सम्मान है। जैसे नोबेल प्राइज मिलता है उसी तरह से पुलित्जर प्राइज। इसके बाद हम जानते हैं कि ये एक काफ़ी शानदार, जोरदार ढंग से लिखने वाले कवि थे, ड्रामेटिस्ट थे, नाटक भी लिखते थे, करते थे। एक क्रिटिक थे, ट्रांसलेटर थे, अनुवाद भी करते थे, आलोचना भी करते थे और एडिटर भी थे। तो बहुत सारे खूबियों से ये जो है सो अपने आप को भरे हुए थे। काफ़ी खूबी थी इनमें। नेक्स्ट चीज़ जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़रूरी है, एक तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इन्हें पुलित्जर प्राइज मिल चुका था। सेकेंड क्या है कि पोएट्री टू हिम वाज अ सीरियस गेम व्हिच शुड डीपेन पीपल्स सेल्फ अवेयरनेस, बट इट शुड इन नो केस डायरेक्टली अफेक्ट मैंस पॉलिटिकल और रिलीजियस चॉइसेस। तो ये बताते हैं, इनका ऐसा मानना था कि कविता लिखना जो है वो बहुत एक सीरियस गेम की तरह है, खेल की तरह है, जो काफ़ी सीरियस गेम है। और इसमें जो है लोग जो है सो अपने आप के भीतर जो है डूबता चला जाता है। और साथ ही इनका ऐसा भी मानना था कि ज़रूरी नहीं है कि कविता आपके धार्मिक और आपका जो राजनैतिक विचार है, आपका जो वहाँ पे आपका जो सिलेक्शन है उसको प्रभावित करने से नहीं रहता है। वहाँ पे इसका कोई इंटरफेरेंस नहीं है, बल्कि ये आपका पर्सनल है, अवेयरनेस का, सेल्फ अवेयरनेस को दिखाता है और ये एक गेम की तरह है पोएट्री। ऐसा इनका मानना था। इस बात को याद रखेंगे। आपको पूछा जा सकता है कि सीरियस गेम जो है कि किसने कहा पोएट्री के बारे में, तो आपको W.H. ऑडेन लगाना होगा वहाँ पे। His early poem exhibit his interest in political affairs and ideas, but his later poem are overtly Christian and more personal in tone. इनकी शुरुआती समय की जो कविताएं थी वो ज़्यादातर जो है राजनैतिक मसलों पे, राजनैतिक बैकग्राउंड पे लिखी गई कविताएं थी। लेकिन बाद में काफ़ी इन्होंने व्यक्तिगत कविताएं लिखी, पर्सनल टोन में कविता लिखी। जनरली बहुत सारी ऐसी कविताएं होती है जिसमें आप देखिएगा कि आई, वी वगैरह का यूज़ किया जाता है। मतलब कि मैं, राइटर या पोएट खुद उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो उसको पर्सनल टोन में कहा जाता है। तो इनकी बाद की कविताएं उस तरह की थी और शुरू में ज़्यादातर इन्होंने पॉलिटिकल अफेयर पे बेस्ड पोइट्री को लिखा। एज ए टेक्नीशियन ऑडेन एक्सप्लोर्ड ए वैरायटी ऑफ स्टैंजा, फॉर्म एंड मीटर। तो एक पोइट के रूप में, जहाँ पे एक टेक्नीशियन की तरह इन्होंने जो है सो बहुत नए नए तरह के स्टैंजाज के फॉर्म और मीटर को खोजा, एक्सप्लोर किया। पोएट्री जब आप पढ़ते होंगे तो उसका स्टैंजा का सेटअप होता है,
वो अलग अलग तरह से होता है, तो उसमें कई सेटअप को इन्होंने खोजा। He had a passion for word coining and using archaic words which makes him at times difficult to understand. It means शब्दों के बारे में, वर्ड सिलेक्शन ऑफ वर्ड जो था इनका, वो काफ़ी वर्ड को इस तरह से लेते थे जो आपको काफ़ी जो है सो अचंभे में डाल दे, और कई बार जो वर्ड्स है उसका मीनिंग अलग होता था। ये इस पोएम में भी आपको नजर आएगा कि जो दिख रहा है उससे कुछ हट के मीनिंग है, ऐसा ये लगातार यूज करते हैं, और इस तरह से कहीं ना कहीं ये समझने में मुश्किल हो जाती है, इनकी पोइट्री को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज जाने कि ये जो है ना, ये 2 फेज में इनकी कविताएं लिखी गई हैं। तो जैसे कि एक जो है सो ये इन्होंने, आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो एक जो इनका फेज है ना, वो है जो इंग्लैंड में इन्होंने लिखा, और फिर कुछ जो है ऐसा फेज जहाँ पे इन्होंने यूनाइटेड स्टेट में लिखा। मतलब 1939 यहाँ पे आकर के वो इंग्लैंड से निकल करके अमेरिका चले जाते हैं। तो अमेरिका में जाकर के आगे का इन्होंने मतलब कि लेखन किया है, आगे का जिंदगी उनका वहीं पे बीता है। जानकारी के लिए बता दूं, इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था और इनकी मृत्यु ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, और जीवन का आधा समय इन्होंने इंग्लैंड में बिताया, आधा समय अमेरिका में बिताया। तो इसीलिए इनका 2 फेज में राइटिंग भी बढ़ जाता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ऑर्डेंस वर्क इज डिवाइडेड इनटू द ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेजेस। तो इनका जो है एक ब्रिटिश फेज और एक अमेरिकन फेज में बढ़ जाता है तमाम चीज। द नोटेबल वर्क ऑफ द इंग्लिश फेज आर द ऑरेटर, द डांस ऑफ द डेथ, एंड देखिए स्पेन एंड अनदर टाइम। तो यहाँ पे आप ऐसा देख रहे हैं कि इनका जो कुछ याद रखने लायक कुछ जो कृति है, वर्क है इंग्लिश फेज का, मतलब इंग्लैंड में जरा के जो ये लिखे थे, उसका है नाम द ऑरेटर, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन और अनदर टाइम। तो ये सब आपको बुक का नाम याद रखना पड़ेगा। कौन कौन बुक? इंग्लिश फेज का, मतलब इंग्लैंड में रह के जो ये लिखे, वो था द ऑरेटर, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन और अनदर टाइम। वहीं पे जब अमेरिका चले गए तो वहां भी उन्होंने बहुत सारे किताब लिखा, कविता है, किताब है, मतलब कविता है, क्रिटिक का है, उसमें अन्य अन्य चीजों को इन्होंने लिखा है। तो वहां पे जो उनका फेमस वर्क वगैरह है वो क्या है? तो अमेरिका में इन्होंने लिखा न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बीइंग, द एज ऑफ एंजाइटी एंड द शील्ड ऑफ एसिलीज। आपको याद होगा कि द एज ऑफ एंजाइटी पे ही उन्हें पुलित्जर प्राइज मिला था, जो अमेरिकन फेज में लिखा गया इनके द्वारा बुक है। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं। अब इस पोएम के बारे में वो क्या बोलते हैं, इस पोएम पे उनका क्या व्यू है, ये हम थोड़ा जानना चाहेंगे। तो ये जो पोएम है ना, खास करके तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें बताया गया है कि द प्रेजेंट लिरिक, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ये जो लिरिक है ना, वो क्या है? इनैक्ट द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ। मनुष्य के जीवन में जो फ्रस्ट्रेशन है, जो तनाव है, लोग परेशान रहते हैं, उसको इन्होंने अपने पोएट्री के माध्यम से पोर्ट्रे किया है, दिखाया है। द एस्पायरेशन दैट आर नॉट फुलफिल्ड, कई चीजें होती हैं जो कभी पूर्ण नहीं हो पाती हैं, हम कभी उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं, उन चीजों को भी। और द सेंस ऑफ लोनलीनेस इन विच एवरी इंडिविजुअल लाइव्स एंड डाइज, मतलब एक एकांत का जो वातावरण होता है, सेंस होता है, जहां हर एक लोग जीते हैं और मरते हैं। तो ये पोएट्री आपको दिखाता है कि किस तरह से ह्यूमन अपने फ्रस्ट्रेशन के बीच अपने जिंदगी को जीता है और आखिरकार मर जाता है। तो इस पोएम का थीम यही है कि मनुष्य के जीवन में किस तरह से फ्रस्ट्रेशन, निगेटिविटी, तमाम चीजें हैं, वो जीवन भर जो है सो जीना चाहता है, हमेशा चाहता है कि हम हमेशा जिएं, लेकिन उसे मरना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा रियलिटी बेस्ड पोएम है। अब हम डायरेक्ट पोएम पे आते हैं। कुछ वर्ड्स हैं उसके बारे में, जो हाईलाइटेड वर्ड हैं उसको देख लेते हैं। नर्सेस फ्लावर, मतलब कुछ ऐसे फूल होते हैं, जनरली आपको पता होगा कि बड़े पेड़ के नीचे कोई पौधा नहीं उग पाता है छाया के कारण से, लेकिन नर्सेस फ्लावर एक ऐसा प्लांट है जो
छाया में ही पनपता है, ज़्यादा धूप में वो खत्म हो जाता है। प्रैम्स क्या होता है? तो प्रैम्स है बच्चे लोग खेलते हैं, 4 चक्कों वाली गाड़ी होती है, खिलौना गाड़ी, वही को प्रैम्स बोला जाता है। पैराम्बुलेटर्स बोलते हैं उसको पूरा। विस्परिंग नेबर्स, देखिए विस्परिंग नेबर्स जो हुआ यहाँ पे उसको मृत्यु के दूत के रूप में यूज किया गया इस सेंटेंस में। मृत्यु के दूत मतलब कि मैसेंजर ऑफ डेथ। फ्रीज मतलब ठंडा पड़ जाना, एक तरह से मर जाना, इसमें ऐसा ही सेंस में यूज हुआ है। वुडन मतलब वैसे तो लकड़ी का होगा, लेकिन लकड़ी का ताबूत यहाँ पे कॉफिन्स जो होते हैं ना उसके लिए यूज हुआ है। स्टिफी मतलब कठिन रास्ता, डिफिकल्ट वे। रिप्रूव मतलब निंदा करना, रिब्यूक भी उसका साइनोनिम्स हो जाएगा। एटीट्यूड्स मतलब मनोभाव। ट्रॉल्स मतलब भूत पिशाच, ये स्कैंडिनेवियन मिथोलॉजी से लिया गया है। स्कैंडिनेवियन इट मीन्स डेनमार्क जहाँ पे आज है ना, वहाँ के जगह को ही नॉर्वे डेनमार्क इसको कहा जाता है। तो स्कैंडिनेविया उसे कहा जाता है। तो वहाँ के जो मिथोलॉजी है, वहाँ का जो लोक कथा है, वहाँ पे ट्रॉल्स एक आया है क्रिएचर जो काफ़ी दुष्ट होता है, लोगों को मार डालता है। तो भूत पिशाच हम समझ सकते हैं। एंजल मतलब फरिश्ता, और लास्ट डिस्ट्रेस मतलब मृत्यु। ये सब कुछ हाईलाइटेड वर्ड्स है जिसका मीनिंग मैंने बताया। अब आते हैं हम लोग पोएम पे। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, और इस तरह से जो नर्सेस फ्लावर है ना, जो पेड़ों के नीचे उगते थे परछाई में, वो अब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, लीफलेस हो जाएगा ना पेड़, तो पेड़ में पत्ते नहीं रहेंगे, तो उसके बाद जो है सो नर्सेस फ्लावर भी खत्म हो जाएगा। नर्सेस टू गो द ग्रेव्स आर गॉन, नर्सेस अब कहाँ जा रहा है? कब्र में जा रहा है, ग्रेव में जा रहा है, खत्म होते जा रहा है। एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, और बच्चों की जो गाड़ी है ना, खिलौना गाड़ी, वो चलती जा रही है। आपके मन में हो सकता है कुछ डाउट हो, एक बार पोएम को हम लोग पूरा पढ़ेंगे और लास्ट में एक बार हम और इसका जो है फिलोसफिकल थोड़ा मीनिंग पाएंगे, तो कुछ ज़्यादा क्लियर होगा। एक बार और देखते हैं मीनिंग। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, नर्सेस फ्लावर के बचने की अब संभावना नहीं है, वो मर जाएंगे, और धीरे धीरे वो जो है सो कब्र की तरफ चले जाते हैं, मतलब मर रहे हैं, और बच्चों की खिलौना गाड़ी लगातार चलती जा रही है। विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, मृत्यु के दूत दायां बायां जो है कर रहे हैं, मतलब हमारे आसपास मंडरा रहे हैं। मृत्यु के जो दूत है ना, वो हमारे लेफ्ट राइट मंडरा रहे हैं। प्लक्स अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज लोनली ऑन द सेपरेट नीज, मतलब मृत्यु के दूत हमारे बायां दायां जो है सो घूम रहे हैं, मंडरा रहे हैं आसपास, वो हमें जीवन के सच्चे खुशी से, जो हमारा हैप्पीनेस है लाइफ में, उससे हमें खींच लेना चाहते हैं, तोड़ लेना चाहते हैं। प्लक मतलब तोड़ना होता है। प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। और एक्टिव हैंड जो है ना, जो अभी मस्ट फ्रीज लोनली ऑन द सेपरेट नीज, और वो लटक जाएगा कहाँ पे? अलग अलग होकर के घुटनों पे लटक जाएगा। तो ये एक तरह से मृत्यु के बारे में बताया जा रहा है, हाथ का ठंडा पड़ जाना, घुटनों के पास लटक आना, तो ये हो गया मर जाना। तो कौन, क्योंकि आपके पास मृत्यु के दूत आसपास मंडरा रहे हैं, वो आपको जीवन की खुशी से तोड़ लेना चाहते हैं, इसीलिए निश्चित है कि हमारा हाथ ठंडा पड़ जाएगा और हम खत्म हो जाएंगे। देखिए आगे, डेड इन हंड्रेड्स एट बैक, हमारे पीछे जो है ना, मतलब हमारे पीछे भी बहुत लोग मरे हुए हैं, हमारे आगे भी बहुत लोग मरे हुए हैं। मतलब एक रास्ता है जहाँ पे कोई यहाँ तक पहुँच पाया, कोई यहाँ तक पहुँच पाया, कोई यहाँ तक पहुँच पाया, मतलब ये यहाँ पे हर किसी को मर जाना है। पीछे भी बहुत सारे लोग मरे हैं, आगे भी कॉफिन्स पड़ा हुआ है जहाँ जीवन के रास्ते में कभी जा रहे हैं। आर्म्स रेज्ड स्टिफली टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव, तो हम जो हैं कभी जो है वो हाथ उठा करके निंदा करना चाहते हैं, किसकी? भगवान की, कि वो फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, वो झूठा प्यार जो है दिखाते हैं। दुनिया के भी लोग या भगवान हो, कोई भी सही में किसी से प्यार नहीं करता, सब झूठा प्रेम एक दूसरे के प्रति दिखाता है, और इसके लिए अब इन्हें मन करता है कि हम हाथ उठा करके इन चीज़ों का निंदा करें।
ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए। स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, trolls run scolding for their food, and the nightingale is dumb, and the angel will not come। मतलब starving मतलब भूखा प्यासा। इस पूरे का पूरा जो जंगल है वो लीफलेस हो चुका है, और इसमें भूखा प्यासा पिशाच वगैरह जो है, ट्रॉल्स जो है वो दौड़ रहा है, वो चिल्ला रहा है, डांट रहा है हमें और हमारे पीछे दौड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो खा जाना चाहता है, कवि को वो खा जाना चाहता है, क्योंकि वो भूखा है। पूरे जंगल में एक एक पत्ता भी नहीं है, लीफलेस वुड हो गया है, और वो भूखा प्यासा वो ट्रॉल जो है ना, वो इसमें खा जाना चाहता है। एंड द नाइटिंगेल इज डम्ब, और बुलबुल क्या है? बुलबुल गूंगी हो गई है, और यहाँ पे किसी भी फरिश्ता के आने की कोई संभावना नहीं है। इस पैराग्राफ में पोएट ने निगेटिविटी को दिखाया है, एक निराशा के भाव को दिखाया है कि कितना निराशा है जीवन में, कि हर तरफ से इन्हें इनके जीवन को छीन लेना चाहता है। आसपास जो है सो मृत्यु के दूत घूम रहे हैं, जंगल में जहाँ पे पत्ता पत्ता नहीं है वहाँ पर जो है सो भूत पिशाच इन्हें खा जाना चाहता है। बुलबुल गूंगी हो गई है। बुलबुल जो है खुशी और एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर का प्रतीक हुआ, और यहाँ इसके बावजूद भी कोई भी फरिश्ता के आने की कोई संभावना नहीं है। लास्ट है, कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, लिस्ट्स द माउंटेन्स लवली हेड, हुज व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। कहने का मतलब कि आगे क्या है, एकदम असंभव जैसा दिखने वाला रास्ता है, ठंडा है, और बहुत सारे दूर जब देखते हैं तो बहुत सारे पर्वत के चोटी को हम देख पा रहे हैं, और जो कि बर्फ से ढका हुआ है। वहाँ पे जरूर वाटरफॉल होगा, झरना होगा, और जिसके पानी से ये जो जितने भी जीवन के रास्ते में जाने वाले ट्रैवलर हैं उनके प्यास को बुझाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये उनका लास्ट स्टेज है, मृत्यु का वक्त आ गया है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो वहाँ पे वो जो पर्वत है ना, वो एक तरह से मोक्ष को दिखाया गया है, जीवन का लक्ष्य जो होना चाहिए। और दूसरी तरफ ये भी बताते हैं पोएट कि वहाँ तक कोई नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि सबका ये लास्ट स्ट्रेस है। एक प्रयास करें थोड़ा फिलोसफिकल वे में। देखिए यहाँ पे जो नर्सेस फ्लावर है ना, दरअसल इंसान है, जो कि भगवान या जो बोले गॉड, उनके आशीर्वाद की जरूरत है उन्हें, जो कि ट्री है, और ट्री के पत्ते गिर रहे हैं, मतलब उनका जो फेवर था मनुष्यों के लिए वो खत्म हो रहा है, और बच्चों की खिलौना गाड़ी चलती जाती है, वो एक समय का इंडिकेट कर रहा है, मतलब टाइम आगे बढ़ रहा है। आसपास मृत्यु के दूत हैं, वो हमें खींच लेना चाहते हैं रियल डिलाइट से। हर एक का हाथ ठंडा पड़ जाएगा, घुटनों पे लटक जाएगा, मतलब सब कोई को खत्म हो जाना है। आगे पीछे जब हम देखते हैं हर जगह सैकड़ों लोग मरे पड़े हैं, इस रास्ते में सब कोई खत्म हो जाएगा, और ऐसा देख करके कवि को गुस्सा आता है, उन्हें मन करता है कि हम सबकी निंदा करें, बुरा भला कहें, फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव के लिए। फिर बताते हैं कि पूरा जंगल में एक एक पत्ता नहीं है, भूखा प्यासा पिशाच इनके पीछे खाने के लिए दौड़ रहा है, बुलबुल चुप हो गई है, किसी फरिश्ता के आने की कोई संभावना नहीं है। और आगे जो है जहाँ पे पानी मिल सकता था, जो कि ब्लेस कर सकता था सभी ट्रैवलर को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश सभी के मृत्यु का वक्त हो गया है, और कोई उस माउंटेन के वाटरफॉल तक नहीं पहुँच पाएगा। तो थैंक यू, आपने देखा वीडियो, इतना टाइम दिया। आप इसको अब एक दो बार और देखें, सही से समझ लें। आगे भी जितने भी चैप्टर्स हैं उनको मैं बहुत जल्दी प्रोवाइड आपको करा दूंगा। अब विद इन 1 मंथ आपको सब कुछ मिल जाएगा।